हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिविक्स चैप्टर सेकंड व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी के आखिरी टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या सिर्फ और सिर्फ सरकार नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क में नहीं, बल्कि सरकार के अलावा भी डेमोक्रेसी का एक मतलब हो सकता है, इसके प्रिंसिपल हो सकते हैं। उन प्रिंसिपल्स को हम समझने की आज कोशिश करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन। इसका मतलब क्या है कि सभी से कंसल्ट करो। किससे कंसल्ट करो? जिन लोगों को वो डिसीजन अफेक्ट करेगा। मान लीजिए कोई डिसीजन क्लास के बारे में लिया जाना है, तो उसमें क्लास के बच्चों का असर पड़ेगा, पेरेंट्स पे असर पड़ेगा, तो उसका डिसीजन उनसे भी लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है, जब ये एक ब्रॉडर डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, तो क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल इन रियलिटी? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? क्योंकि हम इसको अगले पॉइंट में समझते हैं। देखिए, अब आज के डेट में होता क्या है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टुडेज वर्ल्ड इज थ्रू पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो वो होगी जहां पर सभी लोग खुद मिलकर डिसीजन ले, लेकिन क्या हमारे जैसे एक बड़े देश में ये पॉसिबल है? नहीं है। देखिए, modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision। क्या हमारे देश के 132-135 करोड़ लोग एक साथ बैठकर किसी एक डिसीजन को ले सकते हैं? क्या ये संभव है? नहीं। तो इसीलिए क्या होगा कि कलेक्टिव डिसीजन नहीं ले सकते। इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल। अब यहाँ देखिए, फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि वो इस काम को कर सके। ठीक है, इवन इफ दे डू, अगर वो ऐसा करे भी, इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, द डिजायर, द स्किल टू टेक पार्ट इन द डिसीजन। बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते, बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं है। लोगों जो मजदूर आदमी है वो बेचारा सुबह काम कमाने के लिए निकलता है, शाम को उसी से अपना भोजन खाएगा। तो यानी लोगों के पास समय नहीं है, स्किल नहीं है, या इच्छा भी नहीं हो सकती। तो ये सभी रीजंस की वजह से, दो रीजन आपने देखे, इन रीजंस की वजह से हमें क्या चाहिए होते हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। और इसीलिए मॉडर्न डे डेमोक्रेसी में ज्यादातर जो आपकी डेमोक्रेसी है वो कैसी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया ना, डिफरेंस समझ में आ गया आपको। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हम जिस डेमोक्रेसी में रहते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जहां पर इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमारे बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं। और इसके दो रीजन आपने यहाँ पर देख लिए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन किसकी? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की। और हमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्यों चाहिए, उसकी ये हो जाएगी आपके दो पॉइंट्स, यानी डेफिनेशन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की और किसकी, ये दो उसके पॉइंट्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, डेमोक्रेसी एज अ प्रिंसिपल। क्या सिर्फ गवर्नमेंट में अप्लाई होता है? नो, गवर्नमेंट के अलावा भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हमने पुरानी स्लाइड में भी देखा था, अ डिसीजन इन्वॉल्व कंसल्टेशन विद दोज एंड कंसल्ट ऑफ ऑल पीपल दोज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन। अब ये कैसे हो सकता है? द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल कैन बी अप्लाई टू डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ। सरकार में नहीं, अलग अलग जगहों पर हम आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दिस रिप्रेजेंट सम आइडियल स्टैंडर्ड्स। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स, जैसे मान लो मैंने अभी आपको एक क्लासरूम का एग्जांपल दिया था। अभी क्लासरूम में एक चेंज आना है, क्लासरूम में हमें कोई परिवर्तन लाना, उस परिवर्तन का असर या उस चेंज का असर या उस डिसीजन का असर बच्चों पर पड़ेगा, बच्चों के पेरेंट्स पर भी पड़ेगा। तो उनसे भी हम कंसल्ट करें। जैसे हम मान लीजिए एक फैमिली है, फैमिली में एक बदलाव लाना है, एक डिसीजन लिया फैमिली में, लेकिन अगर उसके मदर या फादर कोई चेंज लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो उसका फर्क उनके बच्चों पर भी पड़ेगा। तो क्या ये इंस्टीट्यूशन हो गया, ये फैमिली हो गया, तो ये हर जगह हो सकता है। मान लीजिए कोई और अलग इंस्टीट्यूशन है, वहां पर कोई बदलाव है, कोई डिसीजन लिया जाना है, तो उस डिसीजन का फर्क सभी के ऊपर पड़ेगा। तो इसीलिए जैसे आप मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी है, अभी किसी चीज को कंसल्ट करते हैं तो वो सीधा डिसीजन नहीं लेते। वो देखो, आपने सीएम की बैठक ली ना, तो चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उन्हें पता है कि ये भी इनको वो असर पड़ेगा, तो इसलिए इनसे कंसल्ट करके हम वो डिसीजन ले, तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। इट कैन बी अप्लाइड टू फैमिली, स्कूल एंड एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी यही होता है डेमोक्रेसी का ब्रॉडर प्रिंसिपल की आप जिन पर असर अपना डिसीजन थोपे नहीं, उनसे भी कंसल्ट करें जिन पर वो डिसीजन इफेक्ट करेगा या जिन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इन ये दो टॉपिक है हमारे लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसके, और इस पे जो हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बता देता हूँ। व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? व्हाई डू वी नीड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव
इन अ डेमोक्रेसी। तो व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ पर क्या होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं, जो पहली स्लाइड में हमने डेफिनेशन देखी थी। और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, जो बाद के वाले 2 पॉइंट हैं उस स्लाइड में, वो आप देख सकते हैं अच्छे से। व्हाट इज द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, वही आपकी सबसे पहली वाली डेफिनेशन, इसका ब्रॉडर मीनिंग हो जाएगी, जहां पर मैंने आपको बताया थी कंसल्ट करना है सबसे, और कंसेंट होना चाहिए जिनके ऊपर वो असर करेगा डिसीजन। ठीक है, हाउ कैन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल बी अप्लाइड, मैंने आपको एग्जांपल दिया, फैमिली का दिया है, स्कूल का दिया, या कंट्री में आज की डेट में मैंने मोदी का एग्जांपल दिया, वो कैसे सीएम और अदर लोगों से मिलकर बैठकर बात करते हैं और फिर कोई फैसला लेते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा चैप्टर खत्म होता है। बेटा ये 2 क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं, ठीक है, बस लो, इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है।